हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस 10 फरवरी को यूपीएससी सीएसई 2021 के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो के कमेंट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि सर कौन कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, उसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, नेशनैलिटी क्या है, ये सारे सवाल सुनने को मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाए जिसमें पूरी बेसिक से लेकर के पूरे जो इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं यूपीएससी एग्ज़ाम को देने के लिए वो कंप्लीट बता दिया जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बताया जाएगा कि आप यूपीएससी सीएसई का एग्ज़ाम देने के लिए आपके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, साथ ही साथ इस वीडियो को कंप्लीटली देखने की कोशिश करें, 1 मिनट भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि ये एग्ज़ाम जो होता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम जो होता है यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, यानी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इसमें से एक एग्ज़ाम है सीएसई, जिसका पूरा नाम होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी ये सभी सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम इसको माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो एग्ज़ाम जो होता है इसी एग्ज़ाम के सीएसई के एग्ज़ाम से ही आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं और भी कई सारे पद हैं जो इस एग्ज़ाम को जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो उनको बनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो फ्रेंड्स मैंने आपको समझाने के लिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले में हम लोग बात करेंगे नेशनैलिटी के बारे में, यानी व्यक्ति की राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए। दूसरे में हम लोग बात करेंगे एज लिमिट एंड अटेम्प्ट्स के बारे में, यानी किस एज लिमिट किस कैटेगरी को कितनी एज लिमिट है और उसके मैक्सिमम अटेम्प्ट्स की संख्या कितनी है। और तीसरा और अंतिम में हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या कोई बीटेक का या कोई अदर क्षेत्र का विद्यार्थी जिसने बीटेक किया है, एमबीबीएस कर रखा है, तो क्या वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल होगा। सारे डिटेल्स या सारे बातों को हम लोग डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके नेशनैलिटी के बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो वह इस एग्ज़ाम के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। यानी जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, भारत का नागरिक है, तो वो क्या कर सकता है, इस एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल है, वो अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बहुत सारे इसमें ऐसे पोस्ट्स हैं जिसमें जो है विदेशी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मुख्य रूप से नेशनैलिटी का प्रक्रिया। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स एक बात आप हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे कि एज का जो कैलकुलेशन होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2021 में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इस नोटिफिकेशन 2021 के नोटिफिकेशन में आपका जो एज काउंट होगा सो 1 अगस्त के दिन से आपका एज काउंट होगा। अगर 1 अगस्त के दिन आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स हो जाती है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल होंगे, और अगर आपकी एज 1 अगस्त को 21 ईयर्स नहीं होती है तब आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे। मैक्सिमम एज और अटेम्प्ट्स के बारे में यहाँ अच्छे से बताया गया कैटेगरी वाइज। यहाँ देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 32 ईयर्स है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आप 6 दे सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद अगर बात करें ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी को यहाँ पर देख सकते हैं 35 ईयर्स जो है सो इसकी एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की यहाँ पर संख्या जो है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की संख्या 9 यहाँ पर रखी गई है। यानी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 35 साल तक होते होते आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अटेम्प्ट्स की जो संख्या दी जाएगी वो आप 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तीसरा आप बात करें अगर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनकी भी जो एज लिमिट क्या है 32 ईयर्स रखी गई है, और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स भी उनको 6 दिया गया है। उसके बाद SC ST के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 37 रखा गया है, और इसका जो है किसी भी प्रकार का कोई अटेम्प्ट्स यहाँ पर नहीं है। आप तब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं जब तक कि आपका एज लिमिट पूरा ना हो जाए, यानी अनलिमिटेड है टिल द एज लिमिट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकली डिसेबल, उसके बाद SC ST जो है, SC ST का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिजिकली डिसेबल जो पर्सन हो जिसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, फिजिकली वो डिसेबल्ड हो, तो उनको जो है एज लिमिट 42 ईयर्स दिया जाता है। और अगर आप
जनरल कैटेगरी से हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड हो, तो उनको 9 अटेम्प्ट्स दिया जाता है जनरल और ओबीसी वालों को, और एससी और एसटी वालों को दिया जाता है अनलिमिटेड टिल द एज लिमिट, यानी आपकी एज पूरे होने तक आप जितना अटेम्प्ट्स देना चाहें दे सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं तो आपका एक अटेम्प्ट्स गिना जाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, सबसे पॉपुलर चीज़ वो है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें हम लोग इसी में सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें, तो फ्रेंड्स इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई यहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी बैचलर डिग्री, अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी बैचलर डिग्री कर रखा है भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी के गाइडलाइन पर चलती है, तो आप जो है इस एग्ज़ाम को देने के लिए अप्लीकेबल होंगे। सिंपली अगर आपने साइंस से कॉमर्स से कर रखा है, अगर कॉमर्स क्षेत्र से आप थे तो अगर आपने बीकॉम कर रखा है, अगर आप साइंस क्षेत्र से तो साइंस क्षेत्र से थे तो आपने बीएससी कर रखा है, अगर आप जनरली ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से थे तो आपने बीए कर रखा है, अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करते थे, अगर आपने बीटेक कर रखा है, अगर आपने सीए कर रखा है, अगर आपने सीएस कर रखा है, अगर आपने एमबीबीएस कर रखा है, तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए अप्लीकेबल होंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें जो आपका जो ये सीए है, सीएस है और एमबीबीएस है, इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफिकेट क्या करना होगा, आपको बोर्ड में प्रोवाइड करवाना होगा। यानी इस एग्ज़ाम में देने से पहले या अगर आप इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को इसके क्वालिफाई करते हैं तो आपको बोर्ड में इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफिकेट को क्या करना होगा, पहुंचाना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा बिंदु जो यहाँ पर दिया गया है, बीकॉम अगर आपने कर रखा है तो आपका जो मिनिमम मार्क्स है वो 55% से एभव होना चाहिए। 55% या उससे एभव होगा तभी आप जो है सो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल होंगे। ध्यान ये रखें कि आपने किसी भी प्रकार का कोई भी डिग्री कोर्स कर रखा है, बैचलर डिग्री कोर्स आपने कर रखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो डिस्टेंस से हो सकता है, वो रेगुलर से हो सकता है। अगर आपने बैचलर डिग्री कोर्स कर रखा है तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या है, अप्लीकेबल है। चौथा, और यहाँ पर देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं अभ्यर्थी भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इस बार मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो रहा है, इस बार मेरा 4th ईयर कंप्लीट हो रहा है, क्या सर मैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए अप्लीकेबल हूँ? तो इसका आंसर होगा यस, यू आर अप्लीकेबल, क्योंकि ये हमारे यूपीएससी के गाइडलाइन में है कि फाइनल ईयर में जो भी बच्चे अपीयर हो रहे हैं उसको क्या करना है, वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए अप्लीकेबल होगा। बस शर्त इतना है कि आप जैसे ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो मेंस के एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको क्या करना होगा, आपके फाइनल ईयर का क्या करना होगा, सर्टिफिकेट वहाँ प्रोवाइड करवाना होगा, वहाँ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो फ्रेंड्स ये थी मुख्य बातें। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। सारे चीज़ों को मैंने अपने तरीके से वेल एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की। इसी प्रकार के और भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और इसके अभी जो इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके सिलेबस को भी डाउनलोड करने का मैं प्रोसेस बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए व्यूअर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।